आपके लिए लेकर आए हैं विद्या ज्ञान का 2020 का जो पेपर हुआ था 24 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ था 2020 के लिए। तो विद्या ज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे और इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से और मतलब इस पेपर को करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि विद्या ज्ञान किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो जुड़े रहिए लास्ट तक। हो सकता है वीडियो लंबी जाए तो इनके 2 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बनाई जाए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड का में दिया है भाषा। भाषा में दिया है, इसको पढ़ लेते हैं कि नीचे दी गई कहानी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक कहानी दी है धुएं पर पानी। कहानी का शीर्षक क्या है? धुएं पर पानी। चलिए मैं फटाफट से इस कहानी को पढ़ देता हूँ। अच्छी कहानी है ये। कहानी क्या है कि करीब 50 साल पहले की बात है कि कोलकाता शहर का बड़ा बाजार इलाका तब शहर का सबसे घनी आबादी वाला इलाका था। आज की तरह तब फ्लैट नहीं होते थे। खुले घर और घरों के बाहर आंगन हुआ करते थे। वहीं पर 2 पड़ोसी रहते थे। एक नीचे की तल्ले में रहता था जिसका नाम राम प्रसाद था। दूसरा ठीक उसके ऊपर रहता था जिसका नाम गंगा प्रसाद था। तब आज की तरह रसोई गैस नहीं हुआ करती थी। लोग चूल्हे पर खाना पकाया करते थे। चूल्हे में कोयला जलाते थे जिससे बहुत धुआं उठता था। राम प्रसाद जब भी चूल्हा जलाता उसका धुआं गंगा प्रसाद के घर में इस कदर भर जाता कि उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। उसकी बूढ़ी माँ का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता था। कई बार वह राम प्रसाद से विनती करता कि भाई राम प्रसाद, तुम चूल्हे का मुंह मेरे घर की तरफ न करके सड़क की तरफ कर दिया करो। इससे धुएं से मेरी माँ बीमार पड़ जाती है और बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। राम प्रसाद इसका मज़ा लेते हुए कहता, गंगा भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? धुआं का तो स्वभाव ही है ऊपर उठना। धुआं तो ऊपर ही उठेगा। इसे राम जी का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। गंगा प्रसाद कुछ बोल नहीं पाता था। माफ़ करिए, इसमें थोड़ा सा पीछे नीचे चला गया। गंगा प्रसाद क्या होता था? कुछ नहीं बोल पाता था। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। इसी तरह परेशानी में दिन बीत रहे थे कि एक दिन गंगा प्रसाद का छोटा भाई श्याम उससे मिलने आया। सुबह घर फिर धुएं से भर गया। उसकी बूढ़ी माँ का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। खुद श्याम परेशान हो गया। जब तक घर में धुआं भरा रहा वह कोई काम नहीं कर सका। ठीक से सांस तक नहीं ले पाया। श्याम ने गंगा प्रसाद से कहा, भैया यह क्या, कितना हानिकारक है यह धुआं। मना क्यों नहीं करते पड़ोसी को? क्या हाल कर रखा है धुएं ने सबका। गंगा प्रसाद ने उसे सारी कहानी सुना दी। उसने गंगा प्रसाद से कहा, तुम चिंता मत करो। उसने राम प्रसाद के घर के चारों तरफ से देखा और अगली सुबह होते ही उसने ऊपर से पानी का पाइप नीचे उसके घर की तरफ छोड़ दिया। खुले आंगन में सूख रहे राम प्रसाद के सारे कपड़े भीग गए। आंगन में सूखती बड़ियाँ क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो मूंग या दाल की कुछ दाल भिगो करके और उनको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सुखा करके वो जब भी सब्जी वब्जी बनानी होती है ना तो उसी को बना लेते हैं। तो भीग गई। दौड़ता हुआ वह भीतर से आंगन में आया और नीचे से चीखा, बेवकूफ़, यह क्या कर रहे हो? पानी क्यों गिरा रहे हो? देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए और बड़ियाँ भी भीग गईं। श्याम ऊपर से बोला, भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पानी का तो स्वभाव ही है नीचे गिरना। इसे गंगा का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। राम प्रसाद को बात समझ में आ गई। दूसरे दिन से धुआं आना बंद हो गया। उसके बाद है, तो ये बच्चों कहानी थी, एक बहुत अच्छी कहानी थी। उसके बाद लेते हैं हम यहाँ पे शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ये बिल्कुल पेपर है 24 नवंबर 2019 को जो पेपर आयोजित हुआ था वही पेपर है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और एक आइडिया लगेगा आपको कि किस तरह से प्रश्न विद्या ज्ञान पूछता है बच्चों से, ठीक है। चलिए आगे है, शब्दार्थ दिए हैं। इसके शब्दों के अर्थ दिए हैं कि तल्ले का क्या मतलब होता है। तो तल्ले का अर्थ होता है मकान का निचला हिस्सा, यानी ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं हम। और बड़ियाँ, जैसे मैंने अभी बताया था, दाल की छोटी गोलियाँ जिनकी सब्जी बनती है। चलिए ये इनका थोड़ा शब्दार्थ दिए थे ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो।
इसके बाद आता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, सही से नहीं सेट है ये। आई थिंक अब ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि राम प्रसाद और गंगा प्रसाद किस तरह के इलाके में रहते थे। तो देखिए, विद्या ज्ञान बहुत ही अच्छी मानी हुई संस्था है, तो इतना आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। फैक्ट आसान होगा लेकिन घुमाया जरूर जाता है इसमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दे रहा है कि जो शहर से बहुत दूर था, क्या इस तरह के इलाके में रहते थे? नहीं, इसको हम नहीं कह सकते। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि करीब 50 साल पहले की बात है कि कोलकाता शहर का बड़ा बाजार इलाका, तो ये शहर से तो दूर नहीं था, यानी कोलकाता शहर के एक इलाका था, शहर का इलाका था। बी ऑप्शन में दे रहा है, तो ये तो अलग हो गया, गलत हो गया हमारा। बी ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो बाजार से बहुत दूर था। नहीं, ये बाजार इलाका था, है ना, बड़ा बाजार इलाका था, तो बाजार से दूर नहीं था, ये वही बाजार था। सी ऑप्शन में दे रहा है जहाँ कोई आता जाता नहीं था। जब वो मार्केट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ आना जाना तो होगा ही, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि आपका इन तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और आप कंफर्म हो कि इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है, तो फिर पक्का आपका डी ऑप्शन होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। जहाँ बहुत सारे घर पास पास बने हुए थे, तो बिल्कुल सही है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, घर पास पास बने हुए होंगे, क्योंकि इस कंटेंट के हिसाब से, इस स्टोरी के हिसाब से तो यही बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धुएं के कारण गंगा प्रसाद के घर के लोगों के, खाली जगह है पर, को प्रभाव पड़ रहा था। यानी उनके जो धुएं के कारण जो गंगा प्रसाद का ऊपर वाला फ्लोर था और नीचे वाले फ्लोर में तो राम प्रसाद रह रहा था, तो गंगा प्रसाद के फ्लोर के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो प्रभाव क्या पड़ रहा था उनके, किस पे? क्या सौंदर्य पर प्रभाव पड़ रहा था? देखते हैं अगला ऑप्शन। बी, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। बिल्कुल, धुएं से तो स्वास्थ्य बेकार होगा ही। और सी ऑप्शन में कह रहा है कि कोई सामान खराब हो रहा था, सामान पर कोई प्रभाव पड़ रहा था। तो ऐसा इसमें जिक्र नहीं किया गया है इस स्टोरी में, भोजन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हाँ, स्वास्थ्य पे जरूर बोला गया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस दूसरे वाले प्रश्न का? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा था उस धुएं के कारण, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न था, बच्चे आराम से लगा पाए होंगे। तीसरा आपका यहाँ पर आ रहा है प्रश्न कि राम प्रसाद खुद को नुकसान पहुँचाए बिना धुएं को गंगा प्रसाद के घर की ओर जाने से कैसे रोक सकता था। चलिए, तो ऑप्शन पहले में दे रहा है कि अपने चूल्हे को पूरी तरह से जलाना बंद करके। नहीं बच्चों, अगर चूल्हे को पूरी तरह से जलाना बंद कर देगा तो खाना किससे पकेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन है चूल्हे का मुंह घर से दूसरी ओर करके, हो सकता है। बी वाले में देख लेते हैं, अपना घर कहीं और बदल कर। घर बदल देगा तो ये विकल्प नहीं था, ठीक है। घर बदल देगा तो सारा मामला ही, लड़ाई का झगड़ा ही खत्म होगा, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया कि घर बदल दे अपना। और डी ऑप्शन है रसोई गैस पर खाना बनाकर। विकल्प अच्छा है, रसोई गैस में खाना बनाने से धुआं की सारी किल्लत दूर हो जाएगी, बट यहाँ पर दे रहा है कि करीब 50 साल पहले की बात थी, ठीक है। और उस समय ये भी बोला है यहाँ पर कि कहीं बोला है कि लोग चूल्हे पर खाना पकाया करते थे और वहाँ पर क्या होता था, वो नहीं था, गैस सिलेंडर वगैरह ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो ये विकल्प भी हमारा सही नहीं होगा। तो जैसे कि बी विकल्प में दिखा रहा है कि चूल्हे का मुंह घर से दूसरी ओर करके ये इस समस्या से निजात मिल सकती थी, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि पूरी कहानी से कौन सा प्रमुख भाव निकलकर सामने आ रहा है। हमने पूरी कहानी पढ़ी, इस पूरी कहानी में कंटेंट क्या निकल के आया, क्या भाव निकल के आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा कर लेता हूं ताकि ये थोड़ी सी स्पष्ट दिखाई देगा अब आप लोगों को। तो ऑप्शन फोर्थ कह रहा है, 4 नंबर विकल्प में है कि पूरी कहानी से कौन सा प्रमुख भाव निकलकर सामने आ रहा है। तो पीछे करने का,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला गया कि किसी को एक दूसरे को पीछा करने का उनका कोई मकसद हो, तो ये नहीं हो सकता। परेशान करने का, यहाँ पर ये भी कोई हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं था। सबक सिखाने का, हाँ ये हो सकता है। मजाक उड़ाने का, मजाक भी नहीं उड़ाई जा रही यहाँ पर किसी की। तो सबक सिखाने का, ये ज़रूर कंटेंट इसमें कहानी से निकल के आया कि उसने सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका चुना, दूसरे को भी वही परेशानी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सबक सिखाने का, सी। फोर्थ क्वेश्चन का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि इस कहानी के लिए निम्न में से कौन सी कहावत उपयुक्त है? कहावत होती हैं लोकोक्तियाँ, देख लेते हैं। किए कराए पर पानी फेरना, ऐसा कुछ नहीं है। अंत भला तो सब भला, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया यहाँ की शुरुआत में अच्छा हुआ या गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सांच को आँच नहीं, ये भी हमारी लोकोक्ति मुझे लग रहा है कि फिट नहीं बैठ रही। हाँ, डी ऑप्शन में देखो, जैसे को तैसा, ये बिल्कुल हमारी इस कहानी पे सेट हो रही है कि जैसे को तैसा। जैसा राम प्रसाद था, राम का प्रसाद समझ के दूल्हे को दे रहा था, वैसे ही उसने गंगा प्रसाद ने किया कि गंगा का प्रसाद समझ के आप भी लीजिए इसको, कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि राम प्रसाद को श्याम की बात कब समझ में आई? जो राम प्रसाद थे उनको श्याम की बात कब समझ में आई? श्याम उनका भाई था। जब श्याम ने उसको डराया धमकाया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, डराया धमकाया नहीं था। स्टार्टिंग में उसने रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी, लेकिन नहीं माने थे गंगाराम। और जब उसे अपने किए पर खुद पछतावा हुआ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, पछतावा हुआ नहीं, वो कराया गया था। जब उसने स्वयं वैसी ही परेशानी का अनुभव किया, हाँ बिल्कुल, जब उसको पानी से दिक्कत हुई तब उसको समझ में आया कि ऊपर वाले को भी धुएं से उतनी दिक्कत हो रही है जितनी मुझे पानी से होती है। और डी विकल्प में दे रहा है कि जब उसे बचने का कोई उचित उपाय नहीं समझ आया, तो ऐसा भी नहीं था, उसको अलग अलग उपाय थे, लेकिन ये जिसने जैसे समस्या का सामना किया वैसे समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे दे रहा है, अगला है हिंदी का। इस पेपर में कुछ ज़्यादा दिया था तो देख लेते हैं। हिंदी के साथ साथ इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न कह रहा है पूछ का महत्व। प्रश्न नहीं है ये, पाठ का एक मतलब एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद की एक कहानी दी गई है, इसमें बताया गया है किस तरह से क्या क्या है। तो बच्चों, ज़्यादातर पशु पक्षियों की पूँछें होती हैं, किसी की छोटी, किसी की लंबी घनी या फिर खूबसूरत पंखों वाली भी होती हैं। एक समय कैसा था जब मनुष्यों की पूँछ भी हुआ करती थी। उस समय मनुष्य चौपाया था। चौपाया का मतलब बच्चों यहाँ पर है 4 पैरों पर चलने वाला, है ना। अब तो मनुष्य 2 पैरों पर चलता है, लेकिन अगर आदि मानव को देखा जाए, आदि मानव से पहले की अगर ज़िंदगी देखी जाए, ह्यूमन रेवोल्यूशन की देखा जाए जहाँ के, तो उसमें मनुष्य को दिखाया गया है कि मनुष्य भी 4 पैरों पर चलता था। आज के जो हमारे हाथ है ना, ये भी कभी 4 पैरों में कन्वर्ट थे। हाथ भी पैर ही हुआ करते थे, अग्रपाद जिसे कहते थे, पैरों को पश्चपाद और आगे अगले हाथों को अग्रपाद। यानी कि वह अपने हाथ और पैरों पर चला करता था। किस पर? हाथ और पैरों पर चला करता था। धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि पूंछ की उपयोगिता मनुष्य के लिए खत्म हो चुकी थी, परंतु बाकी प्राणियों में अब भी दुम पाई जाती है। पशुओं के, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। पशुओं के लिए पूंछ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और इसका महत्व बहुत अधिक होता है। पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि अपनी पूंछ से मक्खी और मच्छरों को उड़ाने का काम लेते हैं। कुत्ता खुश होने पर या मालिक के प्रति प्रेम जताने के लिए अपनी दुम हिलाता है। आपस में प्यार जताने के लिए टीटी नामक बंदर पूंछ में पूंछ उलझा कर बैठते हैं। हिरण अपनी पूंछ से अपने साथियों, देखो यहाँ पूंछ के, अलग अलग जानवरों की पूंछ के महत्व समझाए जा रहे हैं। हिरण क्या करते हैं? हिरण अपनी पूंछ से अपने साथियों के साथ संकेतों का आदान प्रदान करते हैं कि कहाँ खतरा है, कहाँ पर सुरक्षित हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कंगारू उछलते समय अपनी मोटी दुम से, दुम मतलब पूंछ का ही है यहाँ, स्प्रिंग का काम लेता है, तथा बैठते समय अपनी दुम को कुर्सी का स्थान देता है, यानी वो उस पूंछ का सहारा लेके बैठ भी सकता है पूंछ पे। आपने पेड़ों से अक्सर गिलहरियों को उतरते और चढ़ते देखा होगा। वे ऐसा करते समय अपनी पूंछ के ही कारण
संतुलित रह पाती हैं। दुश्मन से सामना होने पर छिपकली अपनी दुम का कमाल दिखाती है। जैसे ही उसे दुश्मन से खतरा नज़र आता है वह अपनी दुम को झटक कर तोड़ देती है। क्या करती है? झटक कर तोड़ देती है दुम को, और जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाता है और वह भागकर अपनी सुरक्षा कर लेती है। कुछ विशेष प्रकार के सांप दुश्मन को धोखा देने एवं स्वयं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी दुम को एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अपनी दुम को सिर की भांति उठाकर चलते हैं। ठीक है। चूहा और छछूंदर पानी में जब कभी गिर जाते हैं तो तैरते समय पतवार की भांति पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। बीवर नाम का चूहा अपनी पूंछ का उपयोग छोटे छोटे बांध बनाने में करता है। इसके अलावा बीवर चूहा अपनी पूंछ को पानी पर मारकर खतरे की सूचना भी दे देता है। पेड़ पर चढ़ते समय तेंदुआ अपनी पूंछ से ही संतुलन बनाता है। लोमड़ी अपनी पूंछ की सहायता से ही दौड़ते समय अकस्मात दिशा परिवर्तन कर लेती है। सच, जानवरों में पूंछ का बहुत ही महत्व होता है। जहाँ यह पूंछ पशु पक्षियों की कई प्रकार की सहायता करती है। कहीं कहीं पशु पक्षियों की खूबसूरती में भी यह पूंछ चार चांद लगा देती है, जैसे कि मोर की पूंछ देखते ही बनती है। और जरा सोचो, किंतु पूंछ का जानवर आखिर कैसा लगेगा? बिना पूंछ का जानवर आखिर कैसा लगेगा? चलिए, तो ये यहाँ से हमारा एक स्टोरी दी गई थी, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी, उसमें से कुछ प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने स्टोरी समझी पूरी, पूंछ का महत्व था इसमें पूरी स्टोरी में। तो पहला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, मनुष्यों में अब पूंछ नहीं पाई जाती जबकि कई जानवरों में अब भी पाई जाती है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि मनुष्य जो है अब बिना पूंछ का है और उससे पहले मनुष्य की पूंछ पाई जाती थी, तो अब मनुष्य की पूंछ क्यों नहीं पाई जाती? ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि मनुष्य पर अब पूंछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगना अच्छा ना लगना ये विकल्प नहीं है। क्योंकि मनुष्य अब खाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बात सही है, खाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पूंछ का तो खाने के लिए प्रयोग नहीं था, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं खाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूंछ का प्रयोग हाथ के लिए खाने के लिए नहीं था, सो बंद हो गया। ठीक है, तो ये विकल्प भी हमारा नहीं होगा। सी में कह रहा है क्योंकि मनुष्य के लिए अब पूंछ का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि मनुष्यों के लिए अब पूंछ का कोई उपयोग नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है। ठीक है, उस जमाने में हुआ करता था जब चारों पैरों से, हाथों से और पिछले पैरों से मनुष्य चलता था, तो उस समय मनुष्य के लिए ये जरूर रहा होगा कि उसको अगर मच्छर मक्खी अगर पीठ पे बैठता है, अगर सिर पे कहीं बैठता है, तो उसको पूंछ की हेल्प लेनी पड़े। लेकिन आज मनुष्य के हाथ इतने सक्सेस हैं कि 360 डिग्री को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है उसको, और पीछे भी ले जा सकता है, तो उसको अब पूंछ की कोई आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, अगर आपके पीठ पे अगर कोई मच्छर या मक्खी काटेगी तो आप पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते, अगर पूंछ होती तो तुरंत हाथ ले जाते और वहाँ से हटा देते उसको। तो इसीलिए धीरे धीरे पूंछ मनुष्य से विलुप्त हो गई, क्योंकि उसका यूज नहीं रहा। चौथा विकल्प देते हैं, क्योंकि मनुष्य को पूंछ की वजह से बैठने में दिक्कत होगी। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि और भी तो जानवर हैं। बंदर है, बंदर को बैठने में पूंछ से कोई दिक्कत नहीं होती। कुत्ता है, कुत्ता को पूंछ से बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि मनुष्य के लिए अब पूंछ का कोई उपयोग नहीं है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वें प्रश्न में कह रहा है, इनमें से कौन सा जानवर आपस में प्यार दिखाने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है? तो हमने पहले ही देखा था, टीटी नाम का बंदर। टीटी नाम का बंदर कैसे करता है? इस तरह से अपनी एक दूसरे की उसमें वो बांध लेता है, मतलब अंटा लगा लेता है पूंछ में। चलिए, टीटी नाम का बंदर हो जाएगा, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 9th में कह रहा है छिपकली, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ में ज़्यादा इसमें है नहीं। छिपकली अपनी पूंछ क्यों तोड़ देती है? इसमें भी ये फैक्ट क्वेश्चन है एकदम, ताकि पुरानी की जगह नई पूंछ निकल सके ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताकि उसका शत्रु उसकी पूंछ को छिपकली समझ ले, हाँ, भ्रमित जरूर करती है। ताकि उसकी टूटी पूंछ उसके शत्रु पर वार कर सके ना, ताकि उसका शत्रु उसकी कटी हुई पूंछ से डरकर भाग जाए, नहीं, शत्रु है तो पीछा तो करेगा। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा ये वाला, कि उस टूटी हुई पूंछ को ही छिपकली समझ ले और छिपकली बच के निकल जाए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 9th का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें
कि इनमें से कौन सा जानवर अपनी पूंछ का प्रयोग खुद को संभालने यानी संतुलन के लिए करता है। सांप तो बिल्कुल नहीं है। तेंदुआ, पेड़ पर चढ़ते समय तेंदुआ क्या करता है, अपनी बॉडी को संतुलित करने के लिए, संतुलित रखने के लिए पूंछ का यूज करता है, पूंछ का प्रयोग करता है। 11वें विकल्प में 11वें प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किसमें रेखांकित शब्द का प्रयोग एक विशेषण की तरह हुआ है। विशेषण एडजेक्टिव, ठीक है, जो किसी की गुण दोष के बारे में जानकारी देता है, दशा के बारे में। तो देख लेते हैं। उस समय, अलग अलग सेंटेंस हैं। उस समय मनुष्य चौपाया था, 4 पैर थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विशेषता हो, ठीक है। जिससे मनुष्य भ्रमित हो जाता हो, नहीं, भ्रमित होना तो ये वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। इसका महत्व तो बहुत अधिक होता हो, बहुत अधिक, ये डिग्री में आ गया है, एडजेक्टिव डिग्री का अलग अलग, ये इतना नहीं है। पूंछ कई पक्षियों की खूबसूरती को बढ़ाती है, खूबसूरती, देखिए ये बिल्कुल, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 11वें का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर एक पैम्पलेट छापा है, किसी संस्था के द्वारा पैम्पलेट छपा हुआ है, बाढ़ का कुछ सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है, समझ लेते हैं। बाढ़ से सावधान। क्या आप बाढ़ की परिस्थिति के लिए तैयार हैं? बाढ़ से पहले बांधिए बांध, वर्षा ऋतु में रहिए सावधान, ठीक है, ये एक लोगो देखा। अपनी तैयारियों को इस जांच सूची से मिलाइए। जांच सूची, देखिए किसी ने जारी किया है कि आपके अगर बाढ़ प्रभावित एरिया है तो आप इन चीज़ों की आप पहले से तैयारी करके रखिए, ठीक है। पहला क्या है कि शहर की गटर लाइन और गटर साफ रखिए। आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए अपने घरों में सीमेंट की खाली थैलियों में रेत भरकर रखिए। बैटरी, टॉर्च, अतिरिक्त पावर सेल, सूखा नाश्ता, कपड़े, पानी के पीने का पानी, दवाइयाँ, पहचान पत्र, दस्तावेज, कीमती सामान और ज़रूरी फ़ोन नंबर से एक सुरक्षित स्थान पर जल्द हाथ लग जाएं। इस तरह से रखिए ताकि आपको ऐसे नहीं रखें कि कहीं लॉकर में बंद कर दिए हों या फिर कहीं ज़्यादा डीपली जगह पर रख दें। ऐसे रखिए कि आप अगर बाढ़ जैसी संभावना बनती है तो आप तुरंत लेके निकलें उसको जल्दी से, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पे। बाढ़ में ये हमारे लिए भी अच्छी है। बाढ़ के पानी में बिगड़ने वाली वस्तुएं छीके में ऊपर अथवा ऊपर की दुछत्ती में रखिए। वर्षा ऋतु के दौरान टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों द्वारा प्रसारित होती हुई चेतावनियां और सावधानी बरतने की सूचनाएं सुनते रहिए। कम समय में स्थान बदलने के लिए तैयार रहिए। सुरक्षित और ऊंचे स्थानों को पहले से ध्यान में रखिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ बाढ़ की स्थिति में बरतने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करते रहिए। और नेक्स्ट है डॉक्टरी। आग, बाढ़ और पुलिस संबंधी सहायता की आवश्यकता होने पर फ़ोन नंबर 108 पर संपर्क करें। सूचना कमिश्नर की कचहरी द्वारा जनहित में जारी। देखिए वहाँ की जो कचहरी है, कमिश्नरेट लगती है, कमिश्नरी, वहाँ के उन्होंने अधिकारियों ने ये जारी की है। यहाँ पे बाढ़ प्रभावित एरिया है तो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ शब्द थे। आकस्मिक परिस्थिति का मतलब होता है अचानक आई स्थिति, और दुछत्ती का मतलब होता है एक ही छत के नीचे बनी छोटी जगह, कई बार नीचे अधपटा जिसे कहते हैं हमारे एरिया में, तो ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। छीके, छीके होता है जैसे कृष्ण लीला में एक दिखाया जाता है कि मक्खन चुराते हैं तो मक्खनों को ना, मटकी को एक छीके पे लटकाया जाता था ताकि बिल्ली ऐसे जानवर ना बिगाड़ सकें, ठीक है। तो पुराने हमारी दादी भी इस तरह से किया करती थी कि ये सब चीज़ें ना उस पर छीके पे बना के लटका देती थी। छत से एक छत में कील होती थी तो या छप्पर या छत में, तो उससे रस्सी लटका करके, और कोई भी बर्तन है, पहले मटके वगैरह हुआ करते थे तो उनमें लटका देते थे सामान, ठीक है, या टोकरी टाइप की, तो छत से लटकती टोकरी। चलिए अब ले लेते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से। तो इसमें से सबसे पहला प्रश्न बन रहा है 12वां प्रश्न। ये कह रहा है कि अचानक तेज़ बारिश होने पर घर से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया दूसरी जगह से। अचानक तेज़ बारिश होने पर बाहर से घर में पानी आने लगे तो जांच सूची के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? सीमेंट की थैलियां लेकर उन पर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ढेर सारी रेत घर के चारों तरफ बिखेर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। घर का दरवाज़ा बंद कर दुछत्ती में बैठ जाना चाहिए, ये सेफ हो सकता है। रेत से भरी थैलियां
दरवाजे के घर के दरवाजे पर लगा देनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये वाला जो है आप ऊंचे से स्थान पर बैठ जाइए, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर कह रहा है, 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है पानी को शहर की सड़कों पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या सावधानी बरती जा सकती है। ए विकल्प में है सड़कों के दोनों तरफ चौड़े फुटपाथ जिसे पैदल चलते हैं बनाए जा सकते हैं, तो पानी के लिए ये कोई विकल्प नहीं है, नहीं ये गलत हो जाएगा। बी में दे रहा है सड़कों के किनारे खड़े ठेले वालों दुकानों को हटवा सकते हैं, तो इससे भी पानी की तो कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिला। सड़कों के आसपास की नालियों में दवा छिड़कवा सकते हैं, हाँ इससे कुछ बीमारियां मच्छर वगैरह इन सब चीज़ों से तो आपको छुटकारा मिलेगा, बट पानी के निकास में इसका कोई रोल नहीं है ना दवाई छिड़कने का। सड़कों की गंदे पानी की नालियों का कूड़ा साफ करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। अगला 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहन किसी वजह से रेडियो पर दी गई चेतावनी नहीं सुन पाया और कुछ देर में उसने देखा कि अचानक बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा, तो उसे क्या करना चाहिए, यहाँ दे रहा है उचित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुरंत अपना घर बंद कर पड़ोसी के घर चले जाना चाहिए, पड़ोसी के घर में भी तो आई होगी बाढ़, तो ये विकल्प नहीं होगा। परंतु नहीं, तुरंत बी ऑप्शन में तुरंत सहायता के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन कर देना चाहिए, हो सकता है अगर घर में गिर गया तो। तुरंत खुद को बचाने के लिए पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पलंग कहाँ बच जाएगा, पलंग के नीचे पानी आ जाएगा। ये कह रहा है तुरंत समाचार जाने के लिए टीवी रेडियो चला देना चाहिए, नहीं, अगर वो बाढ़ आ चुकी है तो फिर कनेक्शन कट जाएगा बिजली का और इन सब का, तो उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ सहायता ले सकते हैं आप फ़ोन नंबर पर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 15वां विकल्प कह रहा है 15वां विकल्प कह रहा है बच्चों कि अचानक बाढ़ घर तक आ जाने पर इनमें से किस आवश्यक वस्तु को लेकर जल्दी से निकल जाना चाहिए जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती, तो क्या हो सकती है वो चीज़, देख लेते हैं। दवाइयाँ मिल सकती हैं कहीं दूसरी जगह, वैसे लेके चलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि आवश्यक चीज़ और वो दूसरी जगह नहीं मिल सकती। कीमती वस्तुएं यानी तो सकती हैं, ले जा सकते हैं आप। पहचान पत्र, हाँ ये हो सकता है। सूखा नाश्ता, देखिए ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं, दवाइयाँ, कीमती वस्तुएं और डी सूखा, लेकिन आपके जो पहचान पत्र हैं, पेपर्स हैं जो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप गैदर करिए, इकट्ठा करिए और आप निकलिए यहाँ से, ठीक है। ये वाला 15वां सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में दी गई चेतावनी बाढ़ से बचाव के लिए दी गई होगी, तो ये कह रहा है कौन सी चेतावनी दी गई होगी। सभी अपने घर से निकल शीघ्र ही किसी खुले मैदान में चले जाएं, ऐसी चेतावनी बिल्कुल खुले मैदान का तो बिल्कुल नहीं बोलेगा बाढ़ वाला। बी में कह रहा है सभी अपने घर से निकल शीघ्र ही किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, हाँ ये जरूर हो सकता है क्योंकि पानी निचले स्थान में भरता है। सभी अपने घर से निकल शीघ्र ही घने पेड़ों में, बिल्कुल नहीं होगा। सभी अपने घर से निकल शीघ्र ही पुलिस स्टेशन में चले जाएं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऊंचे स्थान वाला, ये ऊंची जगह वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई कविता को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, आ जाएगा साल नया, तो नए साल पे है कुछ, एक कविता है, समझ लेते हैं। मुस्कानों का लेकर झोला आया फिर सूरज का गोला, नए साल ने झट से फेंका मैला फटा पुराना झोला। उसके बाद है ढूंढो क्या खोया क्या पाया, किसने कितना यश फैलाया, ऊंच नीच पाखंड झूठ का मन से कितना मैल भगाया। आज सोच लो नई कहानी, प्रगति पथ की राह सुहानी, साहस मेहनत और लगन से पत्थर भी बन सकता पानी। और है नीचे, गुण दोषों का अगला खाता, प्रतिदिन नया हिसाब लगाता, साल बाद आ साल नया फिर लाभ हानि परिणाम बताता। तो ये कुछ कविता थी, शब्दार्थ देख लेते हैं इसमें। चोला का मतलब यहाँ इसमें दिया गया है कि फकीरों का एक ढीला ढाला सा घेरदार कुर्ता, ठीक है, तो कुर्ता होता है चोला, उसे कपड़े को चोला कह सकते हैं। किसने कितना यश फैलाया, पंक्ति द्वारा कवि क्या जानना चाहता है। किसने कितना यश फैलाया, इसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है इस लाइन में कि किसने अच्छे कर्म और कितनी प्रसिद्धि पाई है, बिल्कुल हो सकता है। कि किसने हमारा यश फैलाने में, नहीं ये नहीं है। कि किसने दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की है, नहीं है, ये भी नहीं है। कि किसने दूसरों को यश फैलाने में मदद की है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे पद की शुरुआत में कवि ने
कवि के कहने का क्या तात्पर्य है। तो तीसरा पद देखो, देख लेते हैं। ये तीसरा पद ये रहा। ये कहा है कि आज सोच लो नई कहानी, प्रगति पथ की राह सुहानी, साहस मेहनत और लगन से पत्थर भी बन सकता पानी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। उन्नति का रास्ता हमेशा मज़ेदार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्नति के रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं आती हैं बाधाएं, तमाम बाधाएं आती हैं, तभी इसीलिए तो मज़ेदार नहीं होता। ऐसा कुछ करो कि उन्नति आसानी से होती रहे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नए लक्ष्य के साथ उन्नति का मार्ग सुंदर होता है, ये अच्छा है बिल्कुल विकल्प, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस पंक्ति में कवि लोगों को अच्छाइयों बुराइयों की बात कर रहा है। लाभ हानि परिणाम बताता, देखते हैं अगला। गुण दोषों का अगला खाता, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। पत्थर भी बन सकता पानी, ये मेहनत की बात कर रहा है। मन से कितना मैल भगाया, ये भी अलग बात है, तो ठीक है, बी ऑप्शन इसके बिल्कुल गुण दोषों का अलग खाता, अगला खाता। 20 में कह रहा है कविता के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। कवि बीती बातों को भूल जाने के लिए कह रहा है, नहीं। कवि अपने सभी पाठकों नए साल को बधाई दे रहा है, ये भी नहीं है। हो सकता है कवि पिछले वर्ष किए गए अच्छे बुरे कामों में से सीख लेने के लिए कह रहा है, और कवि सभी को परोपकार परिश्रम के लिए अच्छे कार्यों का महत्व समझा रहा है। तो इसका क्या कह रहा है, कविता में कौन सा कथन सही है। तो कवि सभी को परोपकार परिश्रम और अच्छे कार्य करने का महत्व समझा रहा है, यही सही होगा। ठीक है, तो डी विकल्प इसका। तो ये 20 प्रश्न हमने किए हिंदी के, और यहाँ से फिर शुरू होता है आपका गणित। तो गणित हम लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए देखते रहिए।